नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनोरंजन भारती भी मौजूद हैं और आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकतंत्र के इस महा उत्सव का आज आखिरी चरण है, यानी कि 7वें चरण की वोटिंग 2024 लोकसभा चुनाव के लिए आज हो रही है। आपको बताएं, 7 राज्य, 1 केंद्र शासित प्रदेश, कुल 57 सीट और उसकी किस्मत का फैसला करेंगे 10 करोड़ से ज्यादा मतदाता। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका था। हमारी मुहिम महाकवरेज लगातार जारी है। 57 सीट पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं। पल पल का अपडेट आपको हम बता रहे हैं। मनोरंजन, और जो आपको वोटिंग परसेंटेज भी आ गए, सुबह 9 बजे तक 11.3% मतदान हुआ है और अभी तक जो है 1% आप कह सकते हैं अधिक है। 2019 के मुकाबले कहें 10.1% हुआ था, 11.3% है। ये जो 57 सीटें हैं उसकी यदि चर्चा करें तो अलग अलग राज्यों में है। पंजाब में जो है 13 सीटें हैं, बंगाल की 9 है, बिहार 8, उड़ीसा 6। हमारे साथ हमारे 2 मेहमान भी हैं। हम अपने सहयोगी सौरभ के पास भी चलेंगे। रामकृपाल जी हैं हमारे साथ और अदिति मैम है हमारे साथ। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक बनर्जी जो है वो उन्होंने वोट डाला है, जो डायमंड हार्बर से चुनाव लड़ रहे हैं TMC से। आपको वो शॉट दिखाते हैं और क्या कहा उन्होंने वो भी सुनाते हैं। उसके बाद हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। আমার যে অভিজ্ঞতা 3 মাস ধরে আমি রাস্তায়, আমি আমার অভিজ্ঞতার কথা ইতিমধ্যেই বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি এবং উৎসবের মেজাজে ভোট হচ্ছে চারিদিকে। আজকে শেষ দফার ভোট এবং আবহাওয়াও ভালো, গরমটা তুলনামূলকভাবে বিশেষ করে এই 9টা আসনে যেখানে ভোট রয়েছে, এই 9টা জায়গায় जी, ये जो चरण है इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये रीजनल पार्टी का चरण है एक तरह से। यदि आप कहें तो TMC की 9 सीट 9 TMC के पास है, बीजू जनता दल की 6। बिहार में जो वोटिंग हो रही है उसमें भी 8 सीट पर JDU RJD सामने है। पूरे पंजाब में वह है, वहाँ भी अकाली है, आम आदमी पार्टी को भी कह सकते हैं, JMM की भी 3 सीट है। आपका क्या कमेंट है? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पूर्वांचल, हाँ, देखिए पिछली बार ये 57 में से 30 जो है NDA के खाते में गई थी और 19 सीटें इंडिया अलायंस। तो अगर आप देखें तो 57 में से अच्छी खासी, और 8 जो है अदर्स थे। उस अदर्स में BSP भी हो सकती है, बाकी लोग जो हैं। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 30 उनका और 27, तो 2019 में भी यहाँ बड़ी कांटे की टक्कर थी। और मुझे ऐसा लगता है कि अब जिस तरह का सारा जो सोशल मीडिया तमाम जगह जा रहा है, हालांकि एक बात मैं कहूँगा कि कोई इस बीच में जब से 6ठा चरण हुआ, 7वां चरण, कोई बड़ा अनप्रेसिडेंटेड कोई ऐसा पॉलिटिकल चीज़ नहीं हुई है जिससे मैं समझूं कि पैटर्न में कोई चेंज आया है। लेकिन ये बात जो अभी आप कह रहे थे, बड़ा दिलचस्प है। ये देखना होगा इस चुनाव में कि रीजनल पार्टीज, कुछ रीजनल पार्टी जैसे साउथ की थी वो अपने टॉप पर थी, वहां से आगे उनके लिए जाना बड़ा मुश्किल है, तो नीचे ही आएंगी। लेकिन नॉर्थ की रीजनल पार्टीज के लिए संभावना बहुत थी। तो अब ये देखना होगा, जैसे बंगाल में है टफ फाइट है। JDU बिहार में जो स्थिति थी 2019 में, JDU के लोग भी और रामविलास पासवान भी इस बात को मान चुके थे, कहे थे वो कि हमें जो वोट मिला है मोदी के नाम पे मिला है। अब इस बार JDU, मैं समझता हूं कि JDU सत्ता में है वहां, और JDU में मुझे लगता है कि वो ताकत नहीं रह गई है जरूर। लेकिन क्या होता है, अगर वोट मोदी के नाम पे मिलेगा, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। अगर कैंडिडेट और पार्टी कच की चलेगी तो ये बहुत टफ फाइट है, बिहार में भी और उत्तर प्रदेश में भी। अदिति जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। एक उत्साहजनक तस्वीर अभी मनोरंजन ने हमें दिखाई, 9 बजे तक का जो आंकड़ा आया है, और हम देख रहे हैं कि तीसरे चरण के बाद से, या यूं कहें कि चौथे चरण के बाद से लगातार अपवर्ड ट्रेंड है वोटिंग का। वोटिंग को लेकर लोगों में उत्साह थोड़ा सा ज्यादा देखा जा रहा है। तो 7वें चरण में अगर 9 बजे हम पिछली बार के मुकाबले लगभग 1.25% या 1.5% आगे हैं, तो ये कुछ उम्मीद बंधाता है। ये तो बहुत ही मतलब खींचतान वाला आर्ग्यूमेंट है। हो सकता है कि लोग 9 बजे तक बाहर निकले हों या पिछली बार न निकले हों और इस बार ज़्यादा संख्या में निकले हों। उदाहरण के तौर पर मंडी में, हिमाचल प्रदेश में सब जगह सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है सुबह। अब इसका क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है ये तो कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन कुल मिला के मेरे ख्याल से जो बार बार उलाहना दी गई है और जो बार बार लोगों से कहा गया है कि आप घर से बाहर निकलिए और वोट कीजिए, हो सकता है उस कैंपेन से भी थोड़ा बहुत असर पड़ा हो।
और आप क्या कहेंगे ये जो रीजनल पार्टी है जो इस बार इस फेज में जो है? मेरे ख्याल से सबसे दिलचस्प चुनाव का दौर पंजाब में है, जहां की रीजनल पार्टी रीजनल ही रह गई है और 4 कॉर्नर कंटेस्ट है पहली बार। हाँ, और आम आदमी पार्टी एक रीजनल पार्टी की ओर ही बढ़ रही है। मतलब आम आदमी पार्टी एक नेशनल पार्टी, हालांकि स्टेटस तो है, रिकॉग्निशन है, लेकिन एक तरह से वो सिमट के वहीं रह गई है। पंजाब के बारे में क्या कहेंगे रामकृपाल जी? चौतरफा कॉन्टेस्ट है। बिल्कुल निश्चित रूप से पंजाब में जो स्थिति है, दिल्ली में दोनों साथ थे और पंजाब में दोनों अलग हैं। और आप पार्टी, अगर कांग्रेस, चूंकि ये पार्लियामेंट का चुनाव है, अगर कांग्रेस पंजाब में पिछली बार 8 सीटें थी उसकी, लेकिन अगर वो 4 सीट भी कांग्रेस अगर वहां पाती है तो ये माना जाएगा कि कांग्रेस अभी पंजाब में है। सबसे बड़ी बात ये है, और ये केजरीवाल के लिए एक झटका होगा। और अगर जैसा वो दावा कर रहे हैं कि सारी की सारी जैसा हो, तो सारी की सारी तो नहीं मिल सकती हैं, लेकिन ये देखा जाएगा कि बीजेपी पहली बार पंजाब में अपने जीवन काल में शायद सारी सीटों पर लड़ रही है। ये भी एक बड़ा दिलचस्प होगा कि एक राष्ट्रीय पार्टी सारी सीटों पर लड़ रही है। कोई रिस्पांस उसको खाता खुलता है, या पंजाब भी तमिलनाडु की तरह एक उसके लिए मतलब वो रहेगा जैसे साउथ इंडिया की माना जाता है। तो ये बड़ा दिलचस्प रहेगा। एक बात मैं वोटिंग परसेंटेज के बारे में कह दूं, देखिए हिमाचल ठंडा है, गर्मी नहीं है, 14% के करीब पहुंच रहा है। उड़ीसा और ये इलाकों में थोड़ा सा, बंगाल में भी उतनी गर्मी नहीं है। हाँ, वही कह रहा हूं। तो एक अभी थोड़ा सा सुबह सुबह का मौसम का भी है, जहाँ ठंडा मौसम है, लोग अपना ठीक है वो कर ले रहे हैं। अनंत, हिमाचल की बात कर लेते हैं। हिमाचल आ गया। हिमाचल की बात कर लेते हैं। 4 सीटें हैं। कंगना रनौत मैदान में है, अनुराग ठाकुर मैदान में है। बड़े चेहरे इस राज्य के अंदर ताल ठोक रहे हैं। हिमाचल को लेकर तस्वीर क्या कहती है? पिछली बार 100 का स्ट्राइक रेट था बीजेपी का, और इस बार क्या लगता है वहां पर कुछ फाइट है, खासकर विधानसभा चुनाव के बाद की जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए? अदिति जी, यहाँ पे आप पता नहीं हिमाचल की बात नहीं करते हैं, सब मंडी की ही बात कर रहा है। लोग भूल जा रहे हैं कि 6 विधानसभा के भी चुनाव हो रहे हैं, जिसपे सरकार का फेट निर्भर करेगा। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। और पिछले असेंबली चुनाव से आज तक बहुत कुछ उथल पुथल हो चुका है हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में। अब देखते हैं कि मंडी में तो खैर है ही उत्सुकता जानने की कि क्या होगा वहां पर, लेकिन अन्य जगहों पर कांगड़ा में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि कांगड़ा बहुत ही एक महत्वपूर्ण सीट है। शिमला की सीट इंपॉर्टेंट है, जहां पे 13 कांग्रेस के और गठबंधन के विधायक हैं। रामकृपाल जी। बिल्कुल, देखिए एक तो यह है कि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, और अगर हालांकि 2019 में भी जहां कांग्रेस सरकारें थी वहां भी बीजेपी को कुछ सीटें मिली हैं, लेकिन हिमाचल में पर्टिकुलरली जैसे सबसे बड़ी चीज तो मंडी का है। अब वहाँ वीरभद्र के परिवार का एक तरह से वो है। अब मंडी सीट को क्या होता है, दूसरा ये ठाकुर तो निकाल लेंगे, उनमें तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे लगता है, लेकिन जैसा आप सही कह रहे थे, शिमला और ये जो सीट है यहाँ पे कांटे का मुकाबला है, ठंडी हुई है, क्योंकि आनंद शर्मा लड़ रहे हैं वहां से। कांगड़ा से। तो वही कांगड़ा से आनंद शर्मा पहली बार लड़ रहे हैं, मतलब कोई भी, जहां तक मुझे याद आ रहा है, पॉपुलर है वहां पर। अब यह है कि लड़ाई अच्छी होगी, लेकिन जैसा है कि क्लीन स्वीप हर बार होता रहा है ऐसा, तो देखना होगा। अदिति जी का यहाँ पे रुख करना चाहेंगे। अदिति जी, पश्चिम बंगाल की 9 सीटों पर भी वोटिंग हो रही है, और ये 9 की 9 सीटें वो हैं जहां पर टीएमसी ने पिछली बार अपना परचम लहराया था। इस बार कैसी फाइट आप देख रहे हैं? पूरा दमखम बीजेपी ने यहाँ पर लगाया है, और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि पूरब और दक्षिण यहाँ पर बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं कि हम बहुत ज्यादा गेन करने वाले हैं। अब इस दौर में गेन करने वाले हैं या अन्य दौर में, ये कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे याद है कि डायमंड हार्बर एक ऐसी सीट है जिसकी हिस्ट्री बहुत ही रोचक है, और इस बार डायमंड हार्बर से जो जीतेगा वो उस पर टिका हुआ है तृणमूल कांग्रेस का भविष्य। क्योंकि यदि अभिषेक बैनर्जी ये सीट नहीं जीत पाते हैं तो फिर तृणमूल का अस्तित्व ही मतलब मुश्किल में पड़ जाएगा। एक सवाल तो ये है, और भी सीटें जो 9 की 9 है अभी तृणमूल के पास जी, और आज भी और भी जो सीटें हैं
जहाँ से चुनाव हो रहा है वो सब बहुत ही इंटरेस्टिंग सीटें हैं। वो एक ज़माने में लेफ्ट फ्रंट उन पर हावी रहती थी और उसको एकदम दरकिनार करके, एकदम ध्वस्त करके तृणमूल ने अपना सिक्का जमाया है वहाँ पर। तो डायमंड हार्बर के बारे में आपको पता कि मैं कलकत्ता में था, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि बहुत वीक कैंडिडेट है बीजेपी। ये कहना तो बहुत मुश्किल है, हमको नहीं लगता कि यहाँ बैठे हुए हम इस पे टिप्पणी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, लेकिन हो सकता है कि जान के वीक खड़ा किया हो, ये सब अटकल है तो मतलब हम लोग सब तिकड़म समझते हैं। बिहार के बारे में क्या कहेंगे? जो 8 सीट है जेडीयू अगर आप कहें तो बंगाल के बारे में बोल दूं। देखिए, बंगाल में पिछली बार भी 2019 में सोचिए जबकि बीजेपी नेक टू नेक आई थी, तब ये 7 सीटें टीएमसी की थी। तो अर्बन और रूरल डिवाइड बंगाल का जो है, यानी अर्बन जो एरिया है ज्यादातर सीटें वहां की हैं, यहाँ टीएमसी का गढ़ रहा है। तो यहाँ टीएमसी अगर हारती है कुछ तो इसका मतलब है कि बीजेपी को काफी बढ़त है, क्योंकि ये टीएमसी का गढ़ है। पिछली बार जब इतना सीटें बीजेपी 18 सीटें लाई, तब भी ये 7 का 7 सीटें जो है वो टीएमसी की, ये कलकत्ता और आसपास की सीट। जी 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 रामकृपाल जी, ये अगर हम पिछले चुनाव को देखें तो पिछले चुनाव में 22 ममता बनर्जी की सीटें थी और 18 बीजेपी के पास थी। तो क्या माना जाए दोनों पार्टी अपना पीक हासिल कर चुकी है? नहीं, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि विजय, चूंकि वहां का एक डिवाइड जैसे है ना कि शहरी जो है, शहरी मतदाताओं में अभी भी टीएमसी के प्रति मतलब एक रुझान है, उनका गढ़ जैसे माना जाता है फिर। तो ये 7 सीटें देखिए, जब पिछली बार बीजेपी नेक टू नेक थी तो ये पूरा 7 में से कोई भी सीट, सॉरी, ये 9 सीट, 9 की 9 टीएमसी के पास गई थी। तो ये, और जबकि बीजेपी बराबर पे छूटी, इसका मतलब है कि बीजेपी को बढ़त रूरल में रही है ज्यादा और अर्बन में टीएमसी रही है। अब ये समीकरण इस बार बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसा कि देखिए दोनों पार्टियां क्लेम कर रही हैं, बीजेपी भी क्लेम कर रही है, जैसा मोदी जी ने कहा है कि बंगाल में, उड़ीसा में उसको अप्रत्याशित सफलता मिलेगी हमेशा। तो एक तरह से था कि जो उत्तर प्रदेश में या बिहार में जो थोड़ा बहुत डेंट होगा उसकी भरपाई वो सोच रहे हैं कि आंध्रा, उड़ीसा और बंगाल यहां से हो जाएगा। अदिति मैम, बहुत सारे लोगों का ये भी मानना है कि जो लेफ्ट और कांग्रेस लड़ रहा है वो रणनीति के तहत लड़ाया गया है, क्योंकि आंकड़े भी बताते हैं कि लेफ्ट का वोटर ममता को वोट नहीं कर रहा है, बीजेपी को भले कर देता है, और कांग्रेस का वोटर 4-5% तो ममता को करता ही है। तो इसलिए उस जो गुस्सा है ममता के प्रति, जो एंटी टीएमसी वोट है, उसको बरकरार रखने के लिए ये गठबंधन है। हो सकता है, और अजीब विडंबना है कि लेफ्ट का वोटर भाजपा को वोट दे, लेकिन मुझे लगता है कि बंगाल में रेडिकलाइजेशन उस तरह का, जहां एक पार्टिसिपेटरी सेंस हो वोटरों का, वो बंगाल में और केरल में सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पंचायत लेवल तक लोगों का पॉलिटिकल सेंस है कि पंचायत लेवल तक पहुंच चुका है वो, और उसके चलते मेरे ख्याल से लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है हर इलेक्शन में। जी, आते हैं मैम आपके पास, और रामकृपाल जी से भी हमारी बातचीत जारी है। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ जुड़ गए हैं वहाँ से, ज़मीन से हमें जानकारी देने के लिए। सौरभ, कैसी वोटिंग चल रही है? देखिए, हम इस वक्त सातुलिया में हैं, जहां के तस्वीर आपके पास है, आप वो तस्वीर चला सकते हैं। कुछ देर पहले की घटना है। यहाँ पे एक जो हिंसक घटना सामने आई, जब कुछ सीपीआईएम और कुछ आईएसएफ के कुछ लोगों पर हमला होने की खबर आई थी। अभी यहाँ पे स्थिति काबू में पाया गया है, लेकिन कुछ एक दो घंटे के पहले की खबर है, जब यहाँ पे कुछ ऐसे घटना आया है सामने, जहाँ पे हिंसक घटना, जिसका तस्वीर हमारे पास है। तो हम पीसीआर को कहेंगे कि अगर वो तस्वीर हम चला सकते हैं इस वक्त, जो जिस घटना के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो वहाँ पे कुछ ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ जो हमला होने के बाद वहाँ पे पुलिस, जो पोलेरहाट पुलिस थाना के पुलिस यहाँ पे पहुँचे, और पोलेरहाट थाना के पुलिस पहुंचकर यहाँ पर स्थिति को काबू में लाया। लेकिन इस वक्त हम आपको बता दें, ये सातुलिया चौमाथा है, यहाँ से थोड़ी दूर में ही जो ये घटना सामने आई वो हुआ है, और
यहाँ से आप देख सकते हैं कि अभी स्थिति काबू में पाया गया है। यहाँ पे पुलिस की और जो ऑब्जर्वर वगैरह है वो लोग भी आए थे और वो अभी यहाँ से निकल चुके हैं उस घटना के खबर आने के बाद। तो और बाकी जगह कैसी पोलिंग चल रही है अब सौरभ? देखिए पोलिंग काफ़ी जगहों में है। हालांकि छुटपुट घटना की खबर आ रहे हैं। अभिषेक बैनर्जी तो तृणमूल के नेता है, उन्होंने अपना वोट डाले हैं और वोट डालने के बाद उन्होंने कुछ बातें भी किए हैं और खास करके प्रधानमंत्री का जो ध्यान पे बैठे हैं कन्याकुमारी ने, उन पे बोला है उन्होंने कि इट इज़ द राइट ऑफ अ पर्सन टू मेडिटेट, हाउएवर इट कैन बी डन इनसाइड द हाउस एज वेल. To create a media spectacle out of the meditation is something which is unbecoming of someone of the stature of Prime Minister. तो ऑपोजिशन के बीच में जो प्रधानमंत्री को लेकर एक जो ध्यान को लेकर जो एक बातचीत चल रहे थे वो भी आपको दिखाई देंगे। यहाँ पे अभिषेक बैनर्जी वोट देने के बाद कहा है कि मौसम भी काफ़ी अच्छा है तो लोग आएंगे बाहर वोट डालेंगे। और यहाँ से एक छोटा सा सवाल का जवाब दे दीजिए। आज खड़गे साहब ने एक इंडिया ब्लॉक की मीटिंग रखी है, ममता बनर्जी अभिषेक तो नहीं आ रहे, क्या टीएमसी से कोई रिप्रेजेंटेटिव आ रहा है क्या? देखिए जब इस मीटिंग के बारे में ममता बनर्जी कह दिए थे कि जब हमको बोला गया ये मीटिंग के बारे में तो उसी दिन हमने बता दिए थे कि यहाँ पे 9 सीटों पर मतदान है और हमारे नेता यहाँ पे इलेक्शन करवाने में बिजी रहेंगे, तो इंडिया ब्लॉक की मीटिंग पे आज नहीं जा पाएंगे। ये तृणमूल कांग्रेस ने साफ कर दिया है पहले ही। हालांकि उसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ने कहा कि इंडिया ब्लॉक के लिए हमारा समर्थन है और हम समर्थन देकर सरकार बनाएंगे। ये दावा करते हुए उन्होंने कहा कि हम आज की मीटिंग में नहीं जा पाएंगे क्योंकि पश्चिम बंगाल में उस वक्त जो साइक्लोन रिलीफ का काम में भी जब अनाउंसमेंट किया था तब वो भी था और उसके बाद ये चुनाव भी था और अभी चुनाव भी चल रहे हैं। 1 तारीख को आज ये मीटिंग है तो उसमें तृणमूल कांग्रेस का सौरभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जादवपुर से हमारे संवाददाता सौरभ गुप्ता हमें बता रहे थे कि पश्चिम बंगाल में वोटिंग कैसी चल रही है, साथ ही साथ उस घटना के बारे में भी बताया जो हिंसक झड़प की खबर सामने आई थी। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हमारी विशेष कवरेज जारी है, आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल के हमीरपुर सीट पर अपना मतदान किया। आपको बता दें कि उन्होंने सुबह अपने घर से निकलकर सबसे पहले पूजा अर्चना की, फिर मतदान किया। उनके साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया ने बातचीत की है, आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कहा। हम इस वक्त बिलासपुर में हैं। यहाँ पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अपना आवास है। सुबह उन्होंने पूजा पाठ करके वोट डाला। अब ये सवाल जरूर बनता है, हम सभी से पूछते हैं कि आपने वोट किस मुद्दे पे डाला, तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो बनता ही है सवाल कि आपने वोट किस मुद्दे पे डाला। सर, देश को मजबूत करने के लिए, सामर्थ्यवान बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे गया है, ये हमारे ही नहीं करोड़ों लोगों ने इसमें मन बनाया है कि जो भारत 10 साल पहले एक उदासीन परिस्थितियों से गुजर रहा था, उदासीनता आ गई थी, उनके मन में उदासीनता थी, आज वो उमंग के साथ, उत्साह के साथ देश को आगे बढ़ते हुए मोदी जी के नेतृत्व में देख रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा एक बदलाव है, एक पैराडाइम शिफ्ट है कि जो आज से 10 साल पहले एक तरीके से पॉलिटिक्स से निराश हो चुके थे, वो आज पॉलिटिकल पार्टी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से आशा करके वो आगे बढ़ रही है। लेकिन बीजेपी पर ये आरोप लगाते हैं विपक्ष के नेता कि आप मजबूत भारत के लिए 400 सीटें नहीं चाहते, आप इसलिए चाहते हैं ताकि संविधान को कमजोर कर पाएं और आरक्षण को खत्म कर दें। ऐसा संविधान के साथ छेड़छाड़ किसने की? 100 बार किसने चुनी हुई सरकारों को गिराया? अपने खिलाफ जजमेंट आया इलाहाबाद हाईकोर्ट का तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने संविधान बदल दिया, इमरजेंसी लगा दी, और अपने जब तुष्टीकरण में तकलीफ आई तो राजीव गांधी ने शाहबानो केस के बाद संविधान बदल दिया, कानून बदल दिया। तो संविधान से छेड़छाड़ किसने की? प्रधानमंत्री मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए कि कभी कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ की है?
कांग्रेस पार्टी कभी भी पॉजिटिव नोट पर काम नहीं करती है, कभी भी देश को कोई पॉजिटिव संदेश देने का काम नहीं करती है। ये विघटनकारी शक्तियों के साथ चलते हैं और देश में शक कैसे पैदा किया जा सके, भ्रम कैसे पैदा किया जा सके, लोगों को लड़ाया कैसे जा सके, हाउ वी कैन गेट एन इशू विच कैन डिवाइड द सोसाइटी, दिस हैज बीन द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश यहाँ पर विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, क्या लगता है आपको, क्या उड़ीसा आंध्र प्रदेश में विधानसभा की दृष्टि से बीजेपी के लिए कुछ अवसर हैं इस बार, या केवल वोट शेयर बढ़ेगा? दोनों जगह हमारी सरकारें आ रही हैं। उड़ीसा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है और आंध्र प्रदेश में अलायंस की सरकार आ रही है, और 21 में से हम 19 प्लस 18 प्लस सीटों पर हम जीतेंगे लोकसभा में, और विधानसभा में हमारी सरकार बन रही है। नवीन बाबू की सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी की बन रही है, और यहाँ जगन की सरकार जा रही है और अलायंस की सरकार बन रही है। कल आपने जब एनडीटीवी से कहा कि हिमाचल में सरकार पलटने वाली उपचुनाव के बाद, तो कांग्रेस की तरफ से रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि हम 6 की 6 विधानसभा सीटें जीत रहे हैं और बीजेपी सिर्फ सपना देखती रहेगी हिमाचल प्रदेश में सरकार। 4 तारीख को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इतने ही आप कॉन्फिडेंट हैं तो हमारे 3 विधायक जो इस्तीफा देके 2 महीने से बैठे हैं और हाई कोर्ट में अपना केस लड़ रहे हैं, ऐसा दुनिया में मैंने नहीं देखा। मैं इस्तीफा देना चाहता हूँ और कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं होने दे रही है। क्यों नहीं होने दे रही है? डर है, मालूम है कि इनका नंबर 9 हो जाएगा, और 9 हो जाएगा तो नंबर गेम में ये निकल जाएंगे। ये डर उनको सता रहा है। अगर डर नहीं है तो इस्तीफा एक्सेप्ट करो, चुनाव कराओ। वैसे तो हम चाहते थे कि साथ ही चुनाव हो जाए, तो तुम अगर 6 पर बड़े कॉन्फिडेंट हो तो 3 और भी जोड़ लेते ना, क्या दिक्कत थी? लेकिन मालूम है ये लोटिया डूब रही है, और वो चुनाव क्या लड़ रहे हैं? वो तो जो इस तरीके की स्थितियां हैं, कभी उन्होंने इस पर कोई चर्चा हुई कांग्रेस पार्टी में कि भाई 6 विधायक क्यों चले गए? ये तो अपने आप को मारने के लिए लगी हुई पार्टी है। कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनका कहना है कि ये एग्जिट पोल जो है ना बीजेपी मैनेज कर लेती है, इसलिए हम जब असली पोल आएगा 4 जून को तब हम अपना रिएक्शन देंगे, एग्जिट पोल का बहिष्कार करेंगे। ऐसा है, एग्जिट पोल में क्या एग्जिट पोल से किसी की सरकार बनती है? एग्जिट पोल से कोई किसी की सरकार बनती है क्या? लेकिन कमिंग इवेंट्स कास्ट देयर शैडो बिफोर, आने वाली घटनाएं अपने संकेत पहले दे देती है, और वो संकेत ये है कि ये फेस ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए एग्जैक्ट पोल तो क्या देखें, एग्जिट पोल तो क्या देखेंगे, ये रियल पोल भी नहीं देख पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब हैं, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। वोट करके आए, बस्ते पर बूथ पर जाके समय बिताया, अपने दोस्तों के साथ समय बिताया, पुराने दिनों को ताज़ा किया और कांग्रेस को नसीहत दे दी है कि अपने घर को सुधारो, दूसरे पर छींटाकशी मत करो। विकास भदौरिया, एनडीटीवी। तो अभी आप जेपी नड्डा से खास बातचीत सुन रहे थे। आपको बता दें हमीरपुर में जेपी नड्डा ने वोट डाला है। हमीरपुर वो सीट जहां से अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने भी लोगों से वोट करने की अपील की है, और हम भी ब्रेक पे जाने से पहले एक बार फिर से आपसे अपील कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर निकलिए, वोट कीजिए। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटते हैं। तो 7वें और अंतिम चरण के लिए वोटिंग जारी है, और आज जिस चरण में वोटिंग हो रही है वहां पर वाराणसी की सीट भी है। देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यहाँ पर गर्मी से लोगों को बचाने के लिए जो है कई तरह के इंतजाम किए गए, लेकिन अभी भी मतदाताओं में जो है एक उत्साह देखने को मिला है। क्या इंतजाम किए गए बता रहे हैं हमारे सहयोगी हिमांशु। देखिए, रफ्तार बहुत अच्छी। आज सुबह 7 बजे से ही हमने देखा कि इस पोलिंग बूथ पर जो जेपी मेहता इंटर कॉलेज पोलिंग बूथ है, यहाँ पर एक सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा उत्साह है, और अभी भी आप देख सकते हैं कि एक लंबी कतार जो है वो वोटरों की लगी हुई है इस पोलिंग बूथ पर। और यहाँ पर छाछ वगैरह का भी इंतज़ाम किया गया है आम लोगों के लिए, क्योंकि गर्मी 2 दिन पहले बनारस में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी, और आज यहाँ पर छाछ भी जो वोटर यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं
बहुत अच्छा इंतज़ाम है और पहली बार मैंने देखा है कि यहाँ पर जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर दिव्यांग मित्रों को भी डिप्लॉय किया गया है चुनाव आयोग द्वारा। यहाँ पर बहुत सारे अधिकारी हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे ही दिव्यांग मतदाता किसी पोलिंग बूथ पर पहुँचता है वो सीधे वहाँ पर आकर उनकी मदद करते हैं। व्हील चेयर्स भी यहाँ पर रखे हुए हैं, पीने के पानी का भी अच्छा इंतज़ाम है, कूलर भी यहाँ पर है। और मेरे साथ यहाँ पर 3 दिव्यांग मित्र हैं जो आज सुबह से मैंने देखा है कि चाहे वो सीनियर सिटीज़न, डिसेबल्ड वोटर्स हों या पर्सन्स विद डिसेबिलिटी यहाँ पर आते हैं तो उनके मदद के लिए वो यहाँ पर तैयार है। आपका शुभ नाम? फतेह बहादुर सिंह। फतेह बहादुर सिंह। फतेह जी, आपके जैसे जो वरिष्ठ नागरिक यहाँ पर हैं उनकी क्या उम्मीदें हैं, अपेक्षाएं हैं नई सरकार से? हम लोगों को राष्ट्रीयता चाहिए। तो अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं पटना, जहां पर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपना वोट डालने आए हैं। ये तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। यहाँ पर रामकृपाल जी हमारे साथ बने हुए हैं, अदिति मैम भी है। रामकृपाल जी, जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, इस बार का जो मुकाबला है बिहार में, ये जो फेज है उसमें आरजेडी वर्सेस जेडीयू है और कई लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने जेडीयू को ज़्यादा सीटें दे दी हैं। निश्चित रूप से देखिए, जो नतीजे क्या होते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो परसेप्शन में है, एक बात तो है कि नीतीश कुमार, फिर मैंने कहा कि अगर मोदी के नाम पे वोट पड़ेगा तो अलग बात है, लेकिन अगर कैंडिडेट होगा तो ऐसा मैंने कहा कि देखिए, नीतीश कुमार, जेडीयू जो है वो बीजेपी के लिए एसेट नहीं, लायबिलिटी ज़्यादा साबित होगी, मुझे ऐसा लगता है। कमजोर करी है इसको, हिंदी में मैं ट्रांसलेट करूं, लायबिलिटी को तो कमजोर करी है। हाँ, वही मेरे ख्याल से इस बार ये संख्या नहीं है हमारे पास कि प्रधानमंत्री ने कितने जेडीयू कैंडिडेट्स जहां खड़े हैं वहां पर मीटिंग की है। हमको नहीं लगता कि एक भी मीटिंग हुई है पीएम की उन जगहों पर जहां जेडीयू के कैंडिडेट्स खड़े हैं। तो अगर ये सही है तो फिर ये तो बहुत अच्छी खबर नहीं है। अदिति जी, मेरा भी यहाँ पर कि जब आरजेडी और जेडीयू के बीच हम मुकाबले की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर दोनों का वोट बेस देखा जाए, वोटर बेस देखा जाए, तो क्या जेडीयू का वोट आरजेडी के पक्ष में जा सकता है? ऐसी संभावना है, क्योंकि नीतीश करते हैं अति पिछड़े की बात, नीतीश करते हैं महादलित की बात, और वहां पर जो ओबीसी की बात है उसमें यादव प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो क्या ये वोट आरजेडी के पक्ष में जा सकता है? हो सकता है, इसमें मतलब हो सकता है, बिल्कुल विद इन द रेल्म ऑफ पॉसिबिलिटी, जैसे रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर आप देखें उत्तर प्रदेश से, मैं कहता हूँ उत्तर प्रदेश और बिहार में थोड़ा फर्क है, लेकिन 2014 से लेकर के 24 के बीच में 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 4 चुनाव हुए हैं, 14, 17, 19 और 22। और अगर 23वां मध्य प्रदेश का भी मान लें सीमावर्ती, तो एक चीज बहुत क्लियर रही है कि बीजेपी की जीत में ओबीसी का एक बहुत बड़ा तबका, बहुत बड़ा हिस्सा, वो बीजेपी के साथ इंटैक्ट रहा और सारे इन चुनावों में इंटैक्ट रहा है। और बिहार में भी जो आप कह रहे थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है, जो मैं आशंका व्यक्त कर रहा हूं, जो जमीनी सच्चाई है, ये जो नीचे का तबका है, यहाँ पे ये जो अफवाह फैली है कि अगर 400 सीटें आ गई तो आरक्षण खत्म हो जाएगा। सही कहा। ये अगर थोड़ा सा भी ये डैमेज कर रहा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में करेगा, हर जगह पूर्वांचल में जो कैरेक्टर है वही बिहार में है। तो अगर वो गया है, क्योंकि मैं बताऊं आपको, पहली बार ऐसा है जो दलित वोट है, जो मायावती को छोड़ के किसी को नहीं देता था, और अखिलेश को तो दिया ही नहीं पिछले बार 2019 में। आप देखिए, मायावती का, अखिलेश का वोट ट्रांसफर हो गया, मायावती का वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, लेकिन इस बार वो वोट गठबंधन को जा रहा है कुछ। अब वो कितना परसेंट है ये अलग बात है। चलिए, तो हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, इंतजार करेंगे, नीतीश कुमार निकलते हैं, कुछ कहते हैं तो हम आपको उनके पास भी ले चलेंगे। वक्त है छोटे से ब्रेक। सीधे आपको मंडी लिए चलते हैं। कुछ देर पहले हमने कंगना रनौत को दिखाया था आपको वोटिंग करते हुए। अब जो है विक्रमादित्य की जो है तस्वीरें आ रही हैं, अपनी माता जी के साथ विक्रमादित्य दिख रहे हैं। वो यहाँ मंडी से लोकसभा के प्रत्याशी हैं, वोट करने के लिए जाने से पहले पूजा अर्चना कर शनिदेव मंदिर में वहां पर पहुंचे हैं। आज शनिवार का दिन है, शनिदेव को तेल अर्पित कर रहे हैं, काले तिल अर्पित कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और शायद दुआ यही मांग रहे होंगे कि जो भी मतदान होने के पक्ष में हो।
और आपको बताएं कि वोटिंग लोग कर रहे हैं और मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए हर हाल में लोग आ रहे हैं। वाराणसी में एक बीमार महिला भी वोट करने पहुंची। खराब थी, आप वोट देने आई हैं, क्या कहना चाहेंगी लोगों को, क्योंकि कई कई नौजवान वोट नहीं देते, आपको क्या कहना है उनके लिए? आप तो अपनी तबीयत खराब में वोट देने आई हैं। इसलिए देने कि वोट देना हमारा अधिकार है, इसलिए देने आए हैं। कितना ज़रूरी है वोट देना, खासकर नौजवानों को? बहुत ज़रूरी है। आपके क्या मुद्दे हैं इस बार वोट देने से पहले? क्या किस मुद्दों पे आपने वोट दिया है? विकास के मुद्दों पर, महंगाई के मुद्दों पर? महंगाई, बेरोजगारी हद से ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे हमारे नौजवान युवा परेशान, बूढ़े लोग ये क्या कहते हैं, महंगाई से परेशान। जो टैक्स देते थे 2,096 रुपये, वो इस बार हमने 8,532 रुपये दिए। मकान टैक्स, जल टैक्स सब बढ़ कर आया, घटने के बजाय बढ़कर आया। आम आदमी पर उस पर बोझ पड़ता है। बोझ तो पड़ ही रहा है। What are your issues? You know, you have been voting for a very long time. What are your issues? How do you have seen the country change in the past few decades or years? How much change I am going to tell you. There are so many changes in this, and this nature is always changing. Meaning of the nature is change. Where is nature? There is change.